चाइनीज खाने वाली पहुंची साग वाले ससुराल में। माँ देखो, मैं गरम गरम चाइनीज लेकर आई हूँ, चलो साथ मिलकर खाते हैं वरना ठंडे हो जाएंगे। आपको तो पता ही है अभी भी हल्की हल्की सर्दी बाकी है। हाँ ये तो पता है मुझे, पर तुझे मैं कितना समझाती हूँ, ये नहीं पता तुझे क्यों खाती है बार बार ये चाइनीज मैदा वगैरह? तबीयत खराब करनी है तो बता दे। माँ बचपन से मैं ये सब खा रही हूँ, आप ही मुझे हर सोमवार बुधवार को बाजार ले जाया करती थी चाउमीन मोमोज खिलाने, और अब मेरी ये हैबिट हो चुकी है। जब नहीं हुआ तो अब क्या होगा, चलो आओ ना। हाँ मुझे पता है तू कितनी चाइनीज लवर है। ये लड़की नहीं सुधरने वाली। 4 दिन बाद इसका जन्मदिन है, सरप्राइज में इसके लिए चाइनीज खाना ही बनाऊंगी, सारा खुश हो जाएगी। माँ खाओ ना। ये कहकर माँ बेटी नूडल्स मोमोज खाती हैं। 4 दिन बाद विद्या का जन्मदिन था। विशाखा अपनी बेटी के लिए घर में अपने हाथों से चाइनीज खाना बनाती है, जैसे कि मोमोज, मंचूरियन, नूडल्स, फ्राइड राइस, चिली पोटैटो इत्यादि। साथ ही घर को भी सजाती है। विद्या कॉलेज से आती है कि घर देखकर खुश हो जाती है। ये क्या माँ, आपने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया? हाँ, पर ये तो कुछ भी नहीं, अपने पीछे देख। जैसे ही विद्या मुड़ती है तो ढेर सारी चाइनीज फूड डाइनिंग टेबल पर दिखती है, जिसे देख वो खुशी से पागल हो जाती है। वाओ माँ, ये सब आपने मेरे लिए बनाया, मेरी फेवरेट चीज। थैंक यू मॉम, आई लव यू सो मच। मुझे पता था मेरी बेटी को ये सब बहुत पसंद आएगा, इसीलिए तो मैंने ये सब किया। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी विद्या। शुक्रिया माँ। ये कहकर विद्या अपनी माँ को किस कर देती है। हट पगली, ये सब अपने पति के साथ करना, जब तक शादी नहीं होती आपको ही कर लेती हूँ। चल ये सब खा ले, ठंडा हो रहा है, वरना मैंने तेरे पापा के लिए साग भी बनाया, वो भी खिलाऊंगी तुझे। तेरे पापा आने ही वाले हैं। नहीं माँ, आपको पता है ना मुझे साग से नफरत है। आज के दिन प्लीज मुझे चाइनीज एंजॉय करने दीजिए। हाँ ठीक है। ये कहकर विद्या अब चाइनीज खाने पर टूट पड़ती है। कुछ देर बाद उसके पिता आ जाते, चाइनीज के बाद साग खाते हैं तो विद्या को बुलाते हैं, लेकिन विद्या मुंह बनाकर कमरे में नूडल्स खाने लगती है। अच्छा हुआ मैं इधर आ गई, वरना पापा मुझे बेकार सा हरा हरा साग खिला देते, पर मेरी फेवरेट तो ये चाउमीन है ना। विद्या ये तूने क्या किया? अपने पापा के साथ थोड़ा सा साग खा नहीं सकती क्या? साग खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, साग खाना भी सीख ले और बनाना भी। ससुराल जाएगी ना तो वहाँ पर तेरे मोमोज, चाउमीन, चिली पोटैटो नहीं चलेंगे, वहाँ पर तो सिर्फ साग सब्जी ही खाने को मिलेगा। छी, कितना बेकार होता है, मैं नहीं कभी खाने वाली। हाँ बनाना सीख लूंगी। कुछ दिनों बाद विशाखा जब साग बनाना विद्या को बताती है तो साग साफ करने में वो मुंह सड़ाती है। क्या माँ, कितनी बेकार सब्जी है, ये साफ करने में इतना टाइम लग रहा है, फिर बनाने में टाइम लगेगा, और इसके साथ फिर मक्के की रोटी में भी टाइम लगता है। ये कोई खाने की चीज है? इससे अच्छा चाइनीज है, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और इतनी टेस्टी होती है। पौष्टिक स्वादिष्ट ये भी है तो टाइम तो लगेगा ही। अब चुपचाप इसके पत्ते साफ कर। पत्ते साफ करने के बाद विशाखा विद्या को साग की सब्जी बनाना सिखाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ महीने में विद्या की शादी चिराग नाम के लड़के से हो जाती है। पर क्या होगा आगे, जब चाइनीज खाने वाली विद्या साग खाने वाले ससुराल पहुंच जाएगी? आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां पहली रसोई की रस्म में विद्या चाइनीज खाना बनाकर तैयार करती है और अपने ससुराल वालों को देती है। जो माँ कह रही थी वैसा मैं होने ही नहीं दूंगी। क्या पता पहली रसोई से ही मेरे हाथ के बने चाइनीज खाकर ससुराल वाले पसंद कर ले, तो वो भी मेरे साथ हर हफ्ते चाइनीज खाया करेंगे। माँ जी, पापा जी, खाइए ना, मैंने आप सबके लिए चाइनीज में चिली पोटैटो, मंचूरियन, नूडल्स, हक्का नूडल्स बनाया है। अरे बहू, ये तूने क्या बना दिया? मैंने वहाँ पर साग रखा था, तुझे साग वगैरह कुछ बनाना था ना। मैं भी तुझे बताना भूल गई। भाभी, ये सब तो जंक फूड है, भला ये भी कोई बनाने की चीज है पहली रसोई में? हाँ बहू, ये सब खाने की कोई चीज है? जा जा साग बना कर ला, वो बहुत पौष्टिक होता है, ये मैदा वगैरह मत खाया कर। ओहो, मेरा प्लान तो चौपट हो गया। अब दोबारा से रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे इतना तेज नहीं चलना चाहिए था। चलो अच्छा है, मैंने साग बनाना तो सीख ही लिया था माँ से, आज काम आएगा। जी माँ जी, मैं लाई। ये कहकर विद्या पहली रसोई में साग मक्के की रोटी बनाकर ससुराल वालों को खिला देती है, जिसके बाद उसकी तारीफ होती है। 2-4 दिन गुजरते हैं। सास बाजार से साग लाकर बहू को देती है और बहू फिर से साग बनाती है। अरे यार, मैं कैसे चाइनीज खाने वाली एक साग खाने वाले ससुराल में पहुंच गई। मुझे तो मेरे ससुराल वालों की बिल्कुल नहीं वाइब मैच होती है। मुझे नहीं पसंद ये बेकार सा साग, मैं नहीं खाऊंगी। मैं रात को बाहर से चुपके से ऑर्डर कर लूंगी।
विद्या साग बनाकर ससुराल वालों को दे देती है। वो खा लेते हैं लेकिन खुद कुछ भी नहीं खाती और रात को चुपके से मोमोज ऑर्डर करके खाकर सो जाती है। काम करने के बाद हर रोज 2 दिन छोड़ने के बाद सास ससुर बहू से साग बनवा लिया करते थे, जिससे वो साग बना बनाकर परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन कहती है, माँ जी पापा जी बहुत दिन हो गए हैं, मैंने कब से चिली पोटैटो मंचूरियन नूडल्स नहीं खाए। मैं घर में बना लूं या बाहर से लेने चली जाऊं? अब और साग नहीं खाया जाता माँ जी। हमारे घर में ये सब नहीं खाया जाता, ये सब बेकार होता है। अरे हरी सब्जी अच्छी होती है, वही खाया कर। और आज शाम को साग की भुजिया बना दियो, तेरे ससुर जी 2 किलो साग लेकर आए हैं। जी माँ जी। फिर शाम को पति के आ जाने पर वो कहती है, चिराग मुझे इस घर में 1 महीना होने को आया, मैंने कब से चाइनीज नहीं खाया, तुम अभी चलो ना मुझे खिलाने। अरे आज तो तुमने साग की भुजिया बनाई है, मुझे वो पसंद है, मैं वही खाऊंगा। और कल ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें चाइनीज रेस्टोरेंट ले चलूंगा। पक्का ना? कोशिश तो पूरी है विद्या। फिर सब साथ बैठकर डिनर करते हैं। अगले दिन 8 बज जाते हैं। विद्या बार बार चिराग को फोन करती है, तभी चिराग का फोन आता है कि वह अर्जेंट मीटिंग में फंस गया है, जिस वजह से वो आज चाइनीज खाने नहीं जा सकते। ये सुन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन सास बाजार जाती है तो, माँ जी आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, मैं बाजार जाकर साग ले आती हूँ ना, फिर आकर गाजर आलू की सब्जी बना दूंगी। ठीक है, तू बाजार चली जा और सब्जी बनाएगी, उसमें भी साग काट कर डाल दियो, अच्छा लगता है। क्या माँ जी, गाजर आलू की सब्जी में साग कौन डालता है? ठीक है मैं बना दूंगी। विद्या बाजार आकर सबसे पहले चाइनीज स्टॉल पर ग्रेवी मोमोज और मंचूरियन खाती है। हाँ मजा आ गया, अच्छा हुआ मैंने माँ जी को चकमा दे दिया और मैं बाहर खाने आ गई। चिराग भी मुझे बाहर खिलाने नहीं आते, उनको भी मेरे लिए टाइम ही नहीं है। और माँ की पता नहीं घर जाकर कैसी सब्जी बनवाएंगी, मैं तो बहाना लगा दूंगी। आहा जरा और मोमोज देना। चाइनीज खाना खाकर विद्या साग खरीद कर घर ले आती है और खाना बनाकर सबको खिलाती है। सास खाना खाने के लिए बोलती है तो, माँ जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, आप सब खा लो। भाभी आप बाहर से कुछ खाकर आई हो क्या जो नहीं खा रही? नहीं राखी, मेरा सुबह से ही कुछ खाने का मन नहीं कर रहा तो मैंने बाहर भी नहीं खाया। ये कहकर विद्या अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। वह घर में चाइनीज खाने की जिद करती है तो भी कोई नहीं देता। एक दिन नींद में वो बड़बड़ाने लगती है, चाउमीन, मुझे चाउमीन खाना है, मुझे मोमोज खाना है, पता नहीं ये लोग मुझे ये सब खाने क्यों नहीं देते। हे भगवान, मैं भी तो टाइम नहीं दे पा रहा। चाइनीज इसका कितना फेवरेट है, पर मैं उसको रेस्टोरेंट ले जा नहीं पाया, लेकिन टाइम निकाल कर ले जाऊंगा जरूर। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बार बार सबके लिए साग बनाना और खाना मुश्किल होता जा रहा था। तभी एक दिन सास 5 किलो साग बनाने को कहती है, जिसके लिए वह इनकार कर देती है और कुछ खाती भी नहीं है। भाभी क्या हो गया है आपको, 2 दिन से आपने कुछ खाया नहीं, कुछ तो खा लीजिए। बहू बच्चों की तरह जिद करके चाइनीज खाना सेहत के लिए खराब होता है, हरी सब्जी अच्छी होती है, ये ले साग रोटी खा ले। माँ जी मैंने आपको कह दिया है ना, मैं ये साग रोटी नहीं खाऊंगी, मुझे चाइनीज खाना है। आप लोग मेरी पसंद की कोई भी चीज नहीं खाते, जबकि मैं आपके पसंद की चीज कब से आकर खा रही हूँ। हर हफ्ते में 6 से 7 बार आप ये सब्जी बनवा देते हैं, पर मेरी पसंद की चीज मुझे भी नहीं खाने देते हैं। ये कहते कहते विद्या बेहोश हो जाती है। चिराग फौरन डॉक्टर को बुलाता है, जहाँ वह उसका चेकअप करता है और वो होश में आती है। क्या बात है, आप लोग इन्हें खाने के लिए कुछ देते नहीं है? बीपी काफी लो है इसलिए बेहोश है। डॉक्टर साहब ये साग सब्जी बिल्कुल नहीं खाती है, हर वक्त इसको चाइनीज खाना है, बस वही खाने नहीं दिया, खाना नहीं खाया। डॉक्टर साहब मुझे बहुत दिन हो गए, 1-2 बार तो खा सकती हूँ ना, इतनी तो तबीयत खराब नहीं होगी उससे। माताजी, ज्यादा साग या ज्यादा मोमोज खाने से दोनों से ही तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन अगर इंसान महीने में 2 से 4 बार भी बाहर की चाइनीज खा लेता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मन भी खुश रहेगा। आप खाने दीजिए। आपके फैमिली डॉक्टर होने के नाते ये कह सकता हूँ कि आप सब बैलेंस रखिए, इन चीजों को वीकेंड पर बना लो। ठीक है डॉक्टर साहब। ये सुन विद्या खुश हो जाती है और अब से घर में हफ्ते में 2 से 3 बार स्पेशली विद्या के लिए चाइनीज खाना आता है, जिससे सब खुश रहने लगते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, चंद दिनों में मेरी देवरानी आ जाएगी और हम दोनों बहनों की तरह रसोई को संभालेंगी। अकेले रह रही हूँ, लेकिन अब मेरा भी मन लग जाएगा। बाहर से कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो वो मेरे साथ गोलगप्पे खाने के लिए होगी और बाजार भी साथ में जाया करेगी। घर का सारा काम बराबर जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। माधुरी खुशी से काम कर रही होती है कि सास दुलारी रसोई में आती है। क्या बात है बड़ी बहू, बहुत खुश लग रही हो। हाँ माँ जी, देवरानी के आने की खुशी हो रही है मुझे। मेरी एक छोटी सी बहन आने वाली है, जिसके साथ मैं इस रसोई और घर को संभालूंगी। हाँ ठीक है बहू, लेकिन फिर तेरा राज
खत्म हो जाएगा। राज खत्म होने वाली क्या बात है माँ जी, इसमें छोटी बहन से क्या चिढ़। चलिए आप बैठ जाइए, मैं आपके और पापा जी के लिए शाम की 4 बजे वाली चाय बनाकर लाती हूँ। फिर सास चंद्र प्रकाश के पास जाकर बैठ जाती है और माधवी चाय बनाकर उन्हें दे देती है। 2 हफ्ते में सबकी शादी की शॉपिंग हो जाती है और फिर ध्रुव की नव्या से शादी हो जाती है, जहां चौखट पर जेठानी चावल रखती है और देवरानी उसे गिराकर घर में आती है। आओ मेरी प्यारी देवरानी, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार था मुझे, मेरा इंतजार खत्म हुआ। मुझे भी अपनी बड़ी बहन का बहुत बेसब्री से इंतजार था। बहुत सुना है मैंने ध्रुव जी से आपके बारे में। अपनी जेठानी से मिल ली तो सास से भी मिल ले। जी माँ जी। ये सुनकर नव्या अपनी सास के पैर छूने के बाद जेठानी के पैर छूती है तो वो उसे अपने गले से लगा लेती है। ये क्या करने जा रही थी तुम? हम भले ही रिश्ते में देवरानी जेठानी हैं, लेकिन रहेंगे बिल्कुल बहनों की तरह गले लगाकर। जी दीदी। फिर सारी रस्म करने के बाद सब कमरे में आराम करते हैं। अगले दिन नव्या अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है, जहां माधवी खाना बनाने में उसकी मदद करती है। कुछ देर में खाना खाकर सब नई बहू की तारीफ करते हैं। वाह बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने लिट्टी चोखा भी बना दिया। तुम्हें पता है ये तो मेरा फेवरेट है। दुलारी, तुमने बताया क्या बहू को? नहीं पापा जी, जेठानी जी ने खाना बनाने में मेरी मदद की है। उन्होंने ही मुझे बताया कि आपको लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। मैं तो शहर से हूँ, मुझे लिट्टी चोखा बनाना कैसे आएगा? पर दीदी तो गांव से जुड़ी हैं। बस करो, तुमने बनाया मैंने बनाया, बात तो एक ही है ना। देखा माँ, घर में नई देवरानी नहीं छोटी बहन आई है। माधवी कैसे साथ दे रही है उसका हर चीज में। ये तो होना ही था, मुझे पता था। चलो अच्छा है, दोनों देवरानी जेठानी नहीं बहन बनकर रसोई संभालेंगी। हाँ माँ जी, मैंने भी यही तय किया है कि हम दोनों बहन बनकर ही रसोई संभालेंगी। वक्त गुजरता है, ऐसे ही देवरानी जेठानी बहन बनाकर रसोई संभालती हैं। देवरानी को शाम को कपड़े धोने से ठंड लग जाती है, तब जेठानी चक्की से आटा पिसवाकर अंदर आती है। लगता है सर्दी लग गई। अभी तो और कपड़े धोने बचे हैं। नव्या, ये तुमने क्या किया? मैं आ रही थी ना, फिर भी तुम मानी नहीं और कपड़े धोने चली गई। देखो इतने सारे कपड़े अकेले कैसे धोगी? लग गई सर्दी। हटो, मैं ये काम करती हूँ। नहीं दीदी रहने दो, खामखा आप भी बीमार पड़ जाओगी। मैं गीली हूँ, मैं ही काम कर लूंगी। नहीं तू काम नहीं करेगी। करेंगे तो दोनों साथ में ही करेंगे, जिससे काम जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर तू मेरी छोटी बहन भी है, मैं तुझे ऐसे परेशान थोड़ी ना होने दूंगी। देवरानी जेठानी बाद में। आप मानो कि नहीं ना, रोटी सब्जी बनाती हूँ तब भी हेल्प करवाने आ जाती हो। कभी पूरा काम मुझे नहीं करने देती और घर के बाकी काम भी आप मुझे अकेले नहीं करने देती। हाँ, क्योंकि मैंने हमेशा से एक सपना देखा है, मेरी देवरानी मेरी छोटी बहन समान है, जिसका मैं ख्याल भी रखूंगी। तो हम हर चीज साथ में संभालेंगे। फिर दोनों बहुएं साथ में कपड़े धोकर सुखाती हैं। उन्हें देख सास ससुर नजर उतारते हैं। थू नजर न लगे इन दोनों देवरानी जेठानी बहनों को। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब से छोटी बहू आई है तब से बड़ी बहू और चहकती रहती है। सच में उसको अपनी छोटी बहन मानती है। ये कहकर सास ससुर घर में चले जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी प्यार से रसोई में खाना बनाने चली जाती हैं। एक रोटी बनाती है तो दूसरी सब्जी, एक रसोई साफ करती है तो दूसरी बर्तन साफ करती है। दोनों घुल मिलकर रहती हैं। वहीं दोनों भाई एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, जहां उनकी कंपनी अचानक से बंद हो जाती है और दोनों की पगार भी रोक दी जाती है, जिससे घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। दोनों भाई घर में आकर बहुत परेशान होते हैं। तभी पानी देते हुए देवरानी जेठानी। निकेतन जी, देवर जी, क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? अच्छा, मैंने आपको राशन लाने के लिए कहा था, आप लेकर आए? ध्रुव जी, मैंने आपको कहा था आप आज जलेबी लेकर आना। माँ जी, पापा जी का जलेबी खाने का बहुत मन था, आप लाए नहीं? अरे कहाँ से जलेबी लाए? जेब में 10 रुपए के सिवा कुछ नहीं है। कंपनी से सैलरी नहीं मिली, कंपनी अचानक से बंद हो गई, उन्होंने हमारी सैलरी भी रोक दी। इसलिए हम दोनों भाई परेशान हैं कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। क्या वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? थोड़ी बहुत तो पगार देनी चाहिए थी। पिताजी, हम सब वर्कर्स ने बहुत बोला, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अब हमें कहीं नई नौकरी की तलाश करनी होगी और नौकरी ऐसे ही तो नहीं मिल जाती। हाँ पिताजी। हे भगवान, आज शाम का खाना तो जैसे तैसे बन जाएगा, लेकिन कल के लिए घर में कुछ भी नहीं था। अब क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन माँ जी आप हम दोनों पर विश्वास रखना, कुछ न कुछ तो करेंगे ही। दोनों बहू रसोई में खाना बनाते हुए। मुझे तो टेंशन हो रही है दीदी, अब हम इस रसोई को साथ मिलकर कैसे संभालेंगे? रसोई में खाने लायक कुछ भी नहीं है। यही मैं सोच रही हूँ,
लेकिन जब कुछ काम नहीं आता तो जुगाड़ काम आता है। खाना बनाकर सब दुखी मन से खाना खा लेते हैं। अगले दिन दोनों बहू, दीदी चाय बनानी है लेकिन चीनी नहीं है और दूध भी कम है। जुगाड़ का टाइम आ गया है। मैं इसी जुगाड़ की बात कर रही थी। उस दिन माँ जी ने गुड़ की डली खरीदी थी। गुड़ की चाय बनाएंगे और वो भी पानी वाली। दीदी ये तो अच्छी भी नहीं लगेगी। अच्छी नहीं लगेगी लेकिन गुजारा हो जाएगा। और ये कल से तुमने आलू के छिलके फेंके नहीं हैं, ये तो सूख भी गए हैं। दीदी गलती से रह गया था, मैं अभी फेंक देती हूँ। नहीं फेंको मत, इसके आलू के छिलके के चिप्स बन जाते हैं। फिर सब सुबह के नाश्ते के लिए भूखे पेट होते हैं और माधवी आलू के छिलके को लेकर और पानी वाली चाय लेकर सबके पास पहुंच जाती है, जिसे खाकर सबकी भूख शांत होती है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा खाना भी खाएंगे, लेकिन अच्छा था जो भी था। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल ठीक कहा। जब तक दोनों बहू रसोई साथ में संभालेंगी, मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी परेशानी में भी परेशानी होगी। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा दुलारी। निकेतन के पास 10 रुपए होते हैं, जिससे वो शाम को गली में से 2-4 मूली खरीद लेती है। थोड़ा सा आटा है, मूली खरीद ली है, मूली की भुजिया बना देती हूँ। दीदी मुझे मूली की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद, कुछ और बना दो इसका। अच्छा ठीक है, मैं इसका मूली का पराठा बना देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी घर में मसाले नहीं है तो सब्जी बन ही नहीं पाएगी। साथ में दीदी सुबह की तरह चाय बनाती ना, मेरे पास भी 10 रुपए थे तो मैं छोटी सी थैली लाई हूँ दूध की। ठीक है। फिर माधवी जुगाड़ करके मूली के पत्तों को जमीन में दबा देती है और मूली के पराठे और गुड़ वाली पानी की चाय बनाकर सबको रात का खाना खिला देती है। अगले दिन दोनों पति भी नौकरी की तलाश में जाते हैं, जहां उनकी नौकरी लग जाती है, लेकिन एडवांस पैसे नहीं मिलते। ऐसे में बहू जुगाड़ करके कभी मटर के छिलके की सब्जी बनाती तो कभी गली सब्जी में से सब्जियां छांट कर फिर उनकी सब्जी बनाती। तभी माधवी अपने गाँव फोन कर देती है। हेलो माँ, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। हमारे गांव में तो राशन भी मिलता है और वहां पर अनाज भंडार भी ज्यादा होता है अपने खेत से। आप मुझे खेत की कुछ सब्जियां और गेहूं भिजवा देती तो थोड़ी राहत मिल जाती। अरे ये बात भी कोई हिचक कर बोलने वाली है क्या? अरे मैं तेरी माँ हूँ और यहाँ गांव में तो अनाज और सब्जी का खूब भंडार है। तू जानती है तेरे पिताजी किसान हैं, तो चिंता मत कर, हम 1-2 महीने का अनाज गेहूं भिजवा देते हैं, साथ में कुछ हफ्ते भर की सब्जी भी। शुक्रिया माँ, मैं रखती हूँ। वाह दीदी, आपके घर वाले किसान हैं, अब तो हमारी 1.5 महीने की खाने वाली परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ, पता नहीं मुझे ये बात पहले क्यों नहीं याद आई। अगले दिन माधवी के गांव से 1.5 महीने का खाने पीने का राशन आ जाता है, जिससे वो घर चलाने की कोशिश करती है। वहीं दोनों बेटे भी दूसरी नौकरी में अच्छे से काम करते हैं और इन परेशानी में भी दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई संभालती हैं। दीदी आपकी बनाई दाल की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं इसे टेबल पर रख कर आती हूँ। हाँ तुम जाओ, मैं रोटी और अचार लेकर आती हूँ। महीना गुजरता है, दोनों बेटों की पगार आ जाती है, घर के हालात सुधर जाते हैं। तभी निकेतन जलेबी खिलाते हुए सबको बोलता है, शुक्रिया माधवी, अगर तुम्हारे घर वाले यहाँ पर 1.5 महीने का राशन नहीं भेजते तो पता नहीं घर कैसे चलता। सच में माधवी बहू, तू रसोई नहीं संभालती तो हमारा क्या होता? अरे माँ जी, मैंने अकेले मिलकर रसोई नहीं संभाली, इसमें मेरी बहन मेरी देवरानी ने भी मदद की है। हाँ वो अलग बात है कि राशन मेरी मायके से आया है। दीदी सब आपका बड़प्पन है, लेकिन अब चिंता वाली कोई बात नहीं, हमारे घर की परेशानी खत्म हो चुकी है। चलिए मुंह मीठा कीजिए। हाँ बिल्कुल। इस तरह देवरानी जेठानी मुश्किल समय में एक रसोई को बहनों की तरह मिलकर संभालती हैं, साथ ही घर को भी जोड़े रखती हैं।